हेलो दोस्तों, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना फर्स्ट लेक्चर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम देख रहे थे एंटी अस्थमैटिक ड्रग। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि अस्थमा होता क्या है। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन होती है या क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है जिसमें जो हमारे ट्रेक्योल्स होते हैं, ट्रेक्योल्स में जो ल्यूमेंस का डायमीटर होता है वो डायमीटर या तो छोटा हो जाता है, या तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या तो वहाँ पे म्यूकस अधिक वहाँ पे हो जाता है। इसलिए हमको क्या होता है, अस्थमा होता है। अब ऐसे एजेंट जो म्यूकस के सिक्रेशन को कम करे या फिर इन्फ्लेमेशन को कम करे या फिर तीसरी बात उस ल्यूमन को डायलेट कर दें तो उसको बोलेंगे एंटी अस्थमैटिक ड्रग। हमने पढ़ लिया था ब्रोंकोडायलेटर और आज का टॉपिक जो हमारा क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। देखिए, अगर आपने प्रीवियस सेमेस्टर में हिस्टामीन, एंटी हिस्टामीन, ठीक है, इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी भी आपको अपने दिमाग में घूम रहा है, तो आज का ये जो लेक्चर वीडियो होने वाला है, आप मेरे बोलने से पहले आप खुद समझ जाएंगे कि ये चीज यहाँ पे होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले कैटेगरी की ड्रग आती है वो आती है ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड है ये आपकी प्राइमरी ड्रग है। अब देखिए, प्राइमरी ड्रग सेकेंडरी ड्रग का रोल समझ लीजिए। सेकेंडरी ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई टैबलेट दे रहे हैं, कोई कैप्सूल दे रहे हैं, तो आपके लिए क्या होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन। लेकिन अपने आपने देखा होगा कि कुछ लोग इनहेलर ले लेते हैं, डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं इनहेलर, वो सालों साल जब तक उनकी जिंदगी रहती है तब तक वो यूज करते हैं। इसलिए उसको बोला गया है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो प्राइमरी ड्रग के तरीके से यूज की जाती है, किसमें, अस्थमा के मैनेजमेंट में। अब दूसरी बात आती है कि काम कैसे करता है, तो ये सीधा सीधा आर्किडोनिक एसिड पाथवे को क्या करता है, सीधा ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से उसमें जो सिंथेसिस होती है किसकी, इन्फ्लेमेटर मेडिएटर की, वो बंद हो जाती है। अब इसमें देखिए, आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, फास्फोलाइपेज पढ़े होंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन से फास्फोलाइपेज से आर्किडोनिक एसिड बनता है, उसके बाद कॉक्स बनता है, ठीक है, कॉक्स से आपका डायरेक्टली जाकर के वहां पर कुछ ल्यूकेट्रिन बनते हैं, कोई प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, ठीक है, हिस्टिडिन बनते हैं। ये सारे हमारे क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी होते हैं। अब अगर हम सीधा सीधा अगर इन्हीं इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर जैसे साइटोकाइनिन्स हो गए या ल्यूकोट्रिन्स हो गए या हमारे कोई भी कॉक्स हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह जो भी हो गए, अगर उनकी सिंथेसिस को ही अगर हम रोक दें तो वहां पर हमारा इन्फ्लेमेशन होगा नहीं। अब जब हमारा वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो वहां के जो हमारे ल्यूमन होंगे वो डायलेट कर जाएंगे, और जब डायलेट कर जाएंगे तो ईयरवे पासेज जो आपका ब्लॉकेज रहेगा वो ओपन हो जाएगा। अब सीधा सिंपल सिंपल इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कैसे होता है। मेम्ब्रेन है, फास्फोलाइपेज की मेम्ब्रेन है, फिर फास्फोलाइपेज ए की उपस्थिति में इसने क्या बनाया, आर्किडोनिक एसिड बनाया। अब आर्किडोनिक एसिड दो चीज बनाएगा, एक कॉक्स-1 बनाएगा, एक कॉक्स-2 बनाएगा। अब जो कॉक्स-1 होगा वो क्या करेगा, प्लेटलेट को एक्टिवेट करेगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करेगा। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बस एक मैंने जनरल व्यू के लिए यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरे पे हम टॉपिक पे बात करते हैं, कॉक्स-2। कॉक्स-2 क्या होता है कि आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, इन सबके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम ये कहें कि इनकी सिंथेसिस होती है कॉक्स-2 के द्वारा, जो कि होते हैं इन्फ्लेमेशन मेडिएटर होते हैं, वो हमारे कॉक्स-2 होते हैं, जो कि हमारे कहाँ से आते हैं, आर्किडोनिक एसिड से आते हैं। अब अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ले रहे हैं तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होगा ये किसी एंजाइम को करेगा, ना कि इसको करेगा। ये सिंपली क्या करेगा, जैसे जो कॉर्टिकॉइड मतलब जो स्टेरॉइडल ड्रग होती है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन देती है, तो सिंपली जो हमारी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होगी यहाँ पे फास्फोलाइपेज ए को इनहिबिट कर देगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन फास्फोलाइपेज से आर्किडोनिक एसिड बना, वो किसकी उपस्थिति में बना, फास्फोलाइपेज ए की उपस्थिति में बना। अगर हमने फास्फोलाइपेज ए ही को इनहिबिट कर दिया तो आपका आर्किडोनिक एसिड बनेगा नहीं, और जब आपका आर्किडोनिक एसिड नहीं बनेगा तो आपका कॉक्स-2 नहीं बनेगा। अब जब कॉक्स-2 नहीं बनेगा तो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं बनेगा। और जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो आपका जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर साइटोकाइनिन्स वगैरह है वो भी इनहिबिट हो जाएंगे, और आपका वहां पे जो इन्फ्लेमेशन होगा वो वहां पे कम हो जाएगा। या यूं हम कहें कि वहां पे उसका इन्फ्लेमेशन नहीं होगा उस ल्यूमेन का, ठीक है। दे इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ रिलीज ऑफ साइटोकाइनिन्स एंड केमिकल मेडिएटर लाइक इस्नोफिल्स एंड ब्लॉकिंग मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस क्या है, देखिए मैक्रोफेजेस, देखिए एक मैक्रोफेजेस ये मान लीजिए सेल है, ठीक है, ये आपकी एक सेल है मैक्रोफेजेस, इसके ऊपर रिसेप्टार लगे हैं, ठीक। अब रिसेप्टार हमारा जैसे एलर्जन पार्टिकल आया, इस रिसेप्टार से जाकर बाइंड किया, इसने क्या किया, जो इसके अंदर हिस्टामिन है, हिस्टामिन को रिलीज कर दिया। अब हिस्टामिन क्या है, इन्फ्लामेटरी है। अभी जब हिस्टामिन जाएगा उस ल्यूमन से बाइंड अप करेगा, उस रिसेप्टार से बाइंड करेगा तो वहां पे क्या करेगा, इन्फ्लाम कर देगा। अब इन्फ्लाम करेगा तो सिंपल सी बात है कि वहां पर आपकी एयरवे पैसेज भी ब्लॉक हो जाएगी। तो सिंपली ये जो होते हैं, मतलब जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं उसके जो इस्नोफिल्स के या जो मैक्रोफेजेस के जो हमारे रिसेप्टार होते हैं उसको सीधा सीधा ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते
लेते हैं। दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात करें तो ये क्या करता है, ल्यूकोट्रिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस होती है या जो रिलीज होता है उसको इनहिबिट कर देता है। अब सिंपली अगर हम ऐसा करें, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो हमारा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन मीडिएटर होता है। ल्यूकोट्रिन्स क्या होता है, स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन करवा देता है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को इनहिबिट कर दे तो हमारा ना कॉन्ट्रेक्शन हो पाएगा ना इन्फ्लेमेशन होगा, तो वहां पे भी म्यूकस सिक्रेशन भी कम हो जाएगा और जो वहां की हमारी मसल्स होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएंगे। तो सिंपल ये हमारा सेकंड मैकेनिज्म यहाँ पे काम करेगा। अब देखिए तीसरी बात आती है कि इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई दो ड्रग साथ में ली, जैसे फिनोटोन हो गया, फिनोबार्बिटोन हो गया, उसके साथ में अपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या इनहेलर लिया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये सिंपली क्या करेंगे, इसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देंगे। अब चूंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी घट जाएगी। अब बायोबिलिटी घटेगी तो उसका क्या होगा, उसका ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन भी घटेगा और साइट ऑफ द एक्शन भी उसका घट जाएगा। ठीक है, ड्रग के साथ में बायोबिलिटी घटेगी, थेरापेटिक एफिकेसी भी इसकी घट जाएगी। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करेंगे, किसको नहीं देना चाहिए। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उनको तो श्योरली है कि उनको स्टेरॉयडल ड्रग नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपने ब्लैक फंगस, येलो फंगस का नाम सुना होगा। ये सारी चीजें होने की खतरा या फंगल इन्फेक्शन होने का ज्यादा खतरा डायबिटिक पेशेंट में होगा अगर वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेते हैं। दूसरी बात आती है ओस्टियोपोरोसिस, मतलब जिनको हड्डियों की दिक्कत होती है, जिसकी हड्डी बड़ी होती है, उनको नहीं दिया जाता है, क्योंकि स्टेरॉयडल जो ड्रग होती है वो हड्डियों को और बढ़ाने का काम करती है। एंड साइकोसिस, जैसे मेंटल पेशेंट हो गए, मेंटल पेशेंट को अगर आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देगा तो चूंकि ये स्टेरॉयडल ड्रग है, ये सिंपली क्या करता है, आपके सीधा मीडिएटर को इफेक्ट करेगा। मीडिएटर कहां से बनता है, ब्रेन से बनता है, तो ये सीधा जाएगा कहां, ब्रेन के पास, और इसको इफेक्ट कर देगा और वो हमारे जो मेंटल होंगे वो और ज्यादा मेंटल हो जाएंगे। इसलिए साइकोटिक पेशेंट को ये ड्रग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग नहीं दी जाती है। अब इसमें जो हमारी कुछ मेन ड्रग आती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें बेसिकली हमारी दो ड्रग आती है, एक ऐसी ड्रग आती है जो हम इनहेल्ड करते हैं और ऐसी ड्रग आती है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम लेते हैं, जैसे टेबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में। तो सबसे पहले जो हम ड्रग के बारे में बात करेंगे वो इनहेल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होगा। ये हमारी जो होती है ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है। ठीक है, और जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए होती है वो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है। ठीक है, इसमें पहले जो ड्रग आता है बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट। ये सारी चीजें मैंने ड्रग आपको पहले लेक्चर वीडियो में दी हुई है, जहां पे मैंने क्लासिफिकेशन बताया था। इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, फ्लूटोकॉर्टिसोन, ब्रिडिनोसाइड, ये सब जो होती है वो इनहेलर की जाती है, चाहे नेबुलाइजर के द्वारा, चाहे पंप के द्वारा, इनहेलर के द्वारा। इसका सबका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और एलिमिनेशन बेसिकली जो बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट एंड फ्लूटिकॉर्टिसोन है उसका जो एलिमिनेशन होता है वो फीसस मटेरियल में ज्यादा होता है और यूरिन में 10 से 5% के करीब में होता है। और जो ब्यूडिनोसाइड है उसका जो एलिमिनेशन होता है वो पूरी यूरिन में हो जाता है। हाफ लाइफ के बारे में बात करें तो बेक्लामेथासोन की जो हाफ लाइफ होती है वो 3 घंटे होती है और फ्लूटिकोसोन के 10 घंटे होती है और ब्यूडिनोसाइड के 2 से 3 आवर्स होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है। अब एडवर्स सेक्शन के बारे में बात करें तो एडवर्स इसका बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, जिसमें आ जाता है कैंडिडाइसिस हो जाता है, जो कि हमारी क्या है, स्किन रैशेस की डिजीज है। हाइपरग्लाइसीमिया, अगर जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जैसे हम जो डायबिटिक पेशेंट है उनको ये ड्रग नहीं दे सकते हैं, अगर उनको ये ड्रग देंगे तो उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। एंड मूड स्विंग, और जैसे मैंने अभी बताया कि साइकोसिस पेशेंट को नहीं दे सकते, अगर साइकोसिस पेशेंट को आपने दिया तो अगर वो थोड़ा सा मेंटल है तो वो और ज्यादा मेंटल हो जाएगा। यूजेस के बारे में बात करें तो अस्थमा और सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन है, अगर आप इसको सीओपीडी में यूज कर रहे हैं तो इसके साथ में आपको ब्रोंकोडाइलेटर देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे टेरब्यूटालिन, सल्मेट्रॉल या सल्ब्यूटामॉल के साथ में आप इसका यूज करेंगे तो आपको सीओपीडी से बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी। अब दूसरी बात आती है सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि हमारी क्या होती है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है। इसमें जो आपके होते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो कि बाजार में प्राइमाकार्ट के नाम से बिकती है। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इंजेक्शन रूट से, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एलिमिनेशन इसमें यूरिन के थ्रू होता है, मतलब यूरिनेशन के द्वारा होता है। और जो इसकी हाफ लाइफ होती है वो टोटल 1.5 घंटे की होती है। इसका एडवर्स एक्शन क्या है, सप्रेस ऑफ द एड्रेनोकॉर्टिकल, मतलब जो एड्रेनोकॉर्टिकल होता है उसको सप्रेस कर देता है। दूसरी बात आती है प्रिडिनिसोन का, इसको इंटेक करते हैं ओरल रूट से, जैसे कि मैंने आपको टेबलेट फॉर्म में इसको दिखाया था। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होगा, एलिमिनेशन इसका यूरिन में होगा, हाफ लाइफ इसकी 2 आवर्स से करीब में होगी। ठीक है, अब इसका जो यूज किया जाता है सीवियर अस्थमा में यूज किया जाता है, मतलब बहुत ही, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग किए होंगे तो वहां पर ऐसे पेशेंट जो श्वास के मरीज होते हैं, ठीक है, जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहता है, उनकी बहुत तेजी से सांस फूलने लगी या उनको जैसे एडमिट किया जाता है तो वहां पर 1-2 ड्रग जरूर देते हैं, एक डेरिफाइलिन, एक हाइड्रोकॉर्टिसोन।
प्रिडिनिसोल दोनों को आपस में मिलाएंगे, उसमें रेंटेक मिलाएंगे और फटाक से क्या करेंगे, नस के अंदर घुसेड़ेंगे और फटाक से अंदर कर देंगे। और 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि भाई साहब उनको तो बहुत ही अच्छा हो गया। लेकिन ये कब कब अपनाना चाहिए, देखिए सीवियर पेशेंट में होना चाहिए, ना कि मॉडरेट में या फिर एक्यूट में फेज में, ऐसे में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सल्ब्यूटामॉल से नहीं कंट्रोल हो रहा तभी आप इस केज में, आप अस्थमा के केज में ये हाइड्रोकॉर्टिसोन या प्रिडिनिसोल देंगे, अदरवाइज आप नहीं देंगे। बेसिकली जो प्रिडिनिसोल है इसको तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग होती है बहुत, इसका जो एडवर्स एक्शन होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसको आप दे सकते हैं सिंपली बात करें तो हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में पूरी बात कर ली। अब दूसरी जो ड्रग आती है हमारी मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल के नाम से आपको याद आ रहा होगा कि आपने फर्स्ट यूनिट मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा था, और मैंने भी थर्ड यूनिट फार्माकोलॉजी में बताया था। जो मास्ट सेल होते हैं उनके ऊपर आईजी रिसेप्टर होते हैं, और जब एलर्जेंस या कोई भी एंटीजन जाकर के उस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो उसके अंदर जो हिस्टामिन ग्रेन्यूल्स हिस्टिडीन के फॉर्म में पड़ा होता है वो बाहर निकलने लगता है। और जैसे ही वो हिस्टामिन अपने बाहर निकलेगा वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद आपको डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शन शो कराएगा। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर का मतलब ही आप समझ लिए कि ऐसे ड्रग जो क्या करते हैं, मास्ट सेल को स्टेबलाइज करते हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आप स्टेबलाइजर लगाते हैं। उसका अर्थ क्या है, स्टेबलाइजर लगाने का अर्थ क्या है कि जो आपके अंदर स्टेप मतलब जो लाइट आएगी, जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो कंट्रोल मात्रा में आएगी। अगर बाहर ज्यादा हो रही है तो उसको कम करेगा, अगर कम बिजली आ रही है तो आपको घर के अंदर ज्यादा बिजली देगा। मतलब क्या करेगा, वो आपको 240 वोल्ट 220 वोल्ट की ही बिजली देगा, ऊपर नीचे नहीं होने देगा। उसी प्रकार से जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं ये मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देते हैं कि उसके अंदर से जो अंदर उसके जो हिस्टिडीन हिस्टामिन है वो बाहर निकलने ना पाए। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल से भी हम आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो ड्रग होते हैं, ये जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं किसको, डिग्रेनुलेशन। अब डिग्रेनुलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये पैक्ड सेल है, ये पैक्ड में से बाहर एक एक करके बाहर निकलने लगे तो इसको बोलते हैं डिग्रेनुलेशन फ्रॉम द मास्ट सेल व्हिच रिस्पांसिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शन लाइक एज। अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी वजह से अस्थमा अटैक आ गया, जैसे हमको आता है, ठीक है, एलर्जेंस हो गया, एंटीजन हो गया, एंथ्रैक्स मतलब जो हमारे ईयरबोर्न बैक्टीरिया होते हैं वो सारे कांटेक्ट में, जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि आप रास्ते में चलते हैं तो आपको क्या होता है, जुकाम, मतलब आपकी जो नाक होती है वहां से म्यूकस सिक्रेशन होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जो एंथ्रैक्स ईयरबोर्न बैक्टीरिया होता है वो आपके इस नोज के अंदर चला जाता है और इन्फ्लेमेशन आपके कॉज करा जाता है। आपकी नाक भी इसी की वजह से लाल होती है। अब इसमें जो ड्रग का एग्जांपल आता है वो आता है क्रोमाइलिन सोडियम या कीटोटिफिन। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। देखिए ये इसका क्या है, मास्ट सेल, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये मास्ट सेल है, इसके ऊपर आईजीई रिसेप्टर। देखिए अभी जब आगे एक टॉपिक है एंटी आईजीई एंटीबॉडी है, वहां पर भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काम करेगा। तो आप इसको यहीं पर समझ लीजिए और वहां भी आपका समझने का काम आएगा। तो ये हमारे क्या है, मास्ट सेल है। मास्ट सेल के साथ में क्या लगा है, आईजीई रिसेप्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए। और इसके अंदर क्या है, हमारा हिस्टामिन मतलब ग्रेनुलेट फॉर्म में है, मतलब ग्रेनुलेशन फॉर्म में है। अब क्या हुआ कि ये हमारे चाहे एलर्जेंस हो गए, चाहे एंटीजन हो गए, चाहे एंथ्रैक्स हो गए, ये आए हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश किया। अब बॉडी के अंदर प्रवेश करने के बाद ये जो आईजीई रिसेप्टर आप देख रहे हैं इसी के साथ बाइंड कर लिए। अब जब इसके साथ बाइंड करेंगे तो ये क्या कर देंगे, इस सेल को तोड़ देंगे। तोड़ने का मतलब क्या है, इसको बीच से फाड़ देंगे। अब बीच से फाड़ देंगे तो इसके अंदर जो हिस्टामिन होगा हिस्टिडीन के रूप में वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकले के बाद डिग्रेनुलेशन होगा, और डिग्रेनुलेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये अपने रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगा और ब्रोंकोस्पाज्म काज कर देगा। अब लैग पीरियड में ये क्या होगा, जो म्यूकस का सिक्रेशन होगा उसको बढ़ा देगा, और ब्रोंकोस्पाज्म और म्यूकस सिक्रेशन जब इंक्रीज हो जाएगा तो वही आपको हो जाएगा अस्थमा का अटैक। तो सिंपली अगर हम इस डिग्रेनुलेशन को रोक दें या सिंपली हम अगर इस बाइंडिंग को ही रोक दें तो हमारा जो मास्ट सेल हो जाएगा वो हिस्टिडीन प्रोड्यूस कर नहीं पाएगा, हिस्टामिन बनेगा नहीं। तो सिंपली जो हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर में क्या देते हैं, जो हमारी ड्रग होती है वो इस डिग्रेनुलेशन को रोक देती है। इसका मतलब क्या है कि ये आईजी रिसेप्टर से बाइंड होने से रोकेगी, और जो ये आपका जो यहाँ पे हिस्टामिन है इसको बाहर आने से रोकेगी। अब जब ये बाहर नहीं आएंगे तो आपका ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होगा, ना आपका म्यूकस सिक्रेशन बढ़ेगा, और ना आपको अस्थमा का अटैक आएगा। तो सिंपल इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था यही था। ये अभी आप आगे चल के भी इसको एक बार और देखने वाले हैं। अब जो हमारे मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, ठीक है, अब इनके हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम उस ड्रग को इंटेक करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर देगा। सबसे पहले क्या करेगा, ये जो हमारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर होते हैं उनके रिलीज को प्रिवेंट करेगा, जो कि ब्रोंकाई में जाके इन्फ्लेमेशन करेंगे। सिंपली अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप ये ड्रग ले लेंगे और आपकी जो गांठ में सूजन है या नी स्वेलिंग है या और बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन वगैरह है वो ठीक करेगा, तो ऐसा नहीं है।
हैं, ये जो कैटेगरी की ड्रग होगी वो केवल ब्रोंकियाई पे जाकर के काम करेगी। इसका मतलब क्या है, जो हमारी ब्रोंकियाई की सेल होगी वहां पे जो हमारा ये जो हमारे हिस्टामिन होंगे वहां से बाइंड नहीं करने देगी, वहां से रिलीज नहीं होने देगी। दूसरे बारे में बात करें तो ये क्या कहते हैं, इनहिबिट स्टिमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द ल्यूकोसाइड एंड इस्नोफिल्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इस्नोफिल्स होते हैं, ल्यूकोसाइड्स होते हैं, ये भी हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं पल्मोनरी डिजीज के लिए या सिंपली हम कहें अस्थमा के अटैक के लिए। एंड इनहिबिट द पेरिफेरल कफ रिफ्लेक्सेस, और जो आपके कफिंग वगैरह होती है उसके रिफ्लेक्स को भी ये क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब इसमें जो ड्रग आती है वो क्रोमाइलियम सोडियम आती है। इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में जानते हैं। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हम इनहेलेशन रूट से लेते हैं, मतलब इनहेल करते हैं। हाफ लाइफ इसकी 1.5 घंटा होती है, मतलब 1.5 आवर होती है। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है, एक्सक्रीशन इसका यूरिन एंड फीकल मटेरियल या बाइल एसिड दोनों में होता है। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें, इसका सबसे बड़ा एडवर्स एक्शन विजिंग। विजिंग का मतलब क्या है कि ये साउंड आना। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कैसे विजिंग आती है, हेडेक, थ्रोट इरिटेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक द जॉइंट स्वेलिंग वगैरह। अब देखिए यहाँ पे काम क्या हो रहा है, स्वेलिंग को कम करना, लेकिन कहाँ पे, ब्रोंकियाइस पे। लेकिन आपने ये जो ड्रग ली ये जॉइंट की स्वेलिंग को बढ़ा रहा है, तो ये आप मत कतई मत सोचिएगा कि ये जो ड्रग होगी वो हमारे अदर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को भी रोकेंगे। ये सिंपली केवल जो आपकी ब्रोंकियाई की, जो आपके रिस्पायरेटरी, जो आपके ल्यूमन के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो रहा था उसी को रोकेंगे, ना कि आपके जॉइंट्स वगैरह के ऊपर। दूसरी जो ड्रग आती है इसमें वो आती है कीटो टिफेन। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ओरल रूट से रहता है। हाफ लाइफ इसकी जो होती है 21 आवर्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाफ लाइफ इसकी है। तो हाफ लाइफ इतनी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ये ड्रग 3 या 4 दिन में एक ही बार ली जाएगी। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है, एक्सक्रीशन इसका बाइल में होता है और यूरिन में बहुत कम होता है। इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 60% होती है। 60% की होती है क्योंकि ये जीआईटी के साथ जाकर के वहाँ पे डिग्रेडेशन फॉर्म कर सकता है, या जो हमारे जीआईटी होंगे वो इस ड्रग को क्या कर देंगे, डिग्रेडेट कर देंगे। एडवर्स, अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यूज इन द प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ द माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा। देखिए माइल्ड आ गया, मॉडरेट आ गया, लेकिन सीवियर नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा आखिरी अटैक आता है अस्थमा का तो उसका इसमें यूज नहीं करते हैं। वो अभी आप आगे चल के देखेंगे कि क्या यूज किया जाता है वहां पे। एंड रिलीफ फ्रॉम द एलर्जिक कंजक्टिविटी राइनाइटिस, वही जो होता है बार बार आपको जैसे जुकाम हो, जैसे कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे तो उनको कुछ ऐसा कभी हुआ है कि मतलब आज जुकाम रखा, आज आपने दवा खाई, फिर आपने क्या किया, कल फिर आपको जुकाम रख लिया, फिर आपने दवा खाई, फिर ये क्या होता है, मतलब टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड आता रहता है, 3-4 दिन में, 5-6 दिन में, ऐसे आपको वो जुकाम होता रहता है। उसी को बोलते हैं कंजक्टिविटी राइनाइटिस, जिसमें आपके नजल डिकंजेस्ट हो जाते हैं, मतलब कंजेस्ट हो जाते हैं, मतलब जो नक आपका जाम हो जाता है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म, एक्सरसाइज की वजह से होने वाले ब्रोंकोस्पाज्म या अस्थमा अटैक को भी ये क्या करता है, रिलीव करता है। तो सिंपली जो हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर था, यहाँ पे हमने उसकी पूरी मैकेनिज्म ऑफ हिस्ट्री और जितना भी हमारा फार्माकोलॉजी था वो हमने यहाँ पे देखा। अब इसमें जो नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग आती है वो आती है ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर। देखिए सॉरी फ्रेंड्स, हमारा थोड़ा गला खराब है इसीलिए हम वीडियो को थोड़ा रोक रोक के बना रहे हैं, इसलिए आपको नया नया पेज तुरंत देखने को मिल रहा है। ये क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं कि आपने आर्किडोनिक एसिड पाथवे अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो वहां से क्या हो रहा था कि आपने प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस देखा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ल्यूकोट्रीन की सिंथेसिस को। तो जो हमारे ल्यूकोट्रीन्स होते हैं ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर होते हैं। ये आपने हिस्टामिन में पढ़ा होगा, आर्ट्रोकाइट में पढ़ा होगा, जो क्या करते हैं हमारे स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं अपना कौन सा, आर्किडोनिक एसिड पाथवे, मेम्ब्रेन फास्फोलाइपेज A2 की मदद, एंजाइम की मदद से क्या बनेगा, आर्किडोनिक एसिड बनाएगा। अब ये जो आर्किडोनिक एसिड होगा ये 2 पाथवे में, एक लाइपोक्सिजेनेज पाथवे में पड़ जाएगा और दूसरा आपका जो वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह की सिंथेसिस हो रही थी जो कि हमने कॉक्स वाले में बताया वहां पे बढ़ जाएगा। तो ये सिंपली क्या करेगा, लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे से 5 लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम यूज करके क्या बनेगा, 5 हाइड्रोक्सी यूकोसा टेट्रानोइक एसिड। मैंने इसको तोड़ दिया, पूरा वर्डिंग था इसलिए आपको बोलने में दिक्कत होगी, इसलिए मुझे भी बोलने में दिक्कत हो रही थी, तो आपको तो जरूर होगी, तो इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया, मतलब हाइड्रोक्सी इकोसा टेट्रायोनिक एसिड में। अब फर्दर क्या करेगा, ये जो 5 लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम है ये फिर काम करेगा और क्या बना देगा, ल्यूकोट्रीन्स। अब ये जो ल्यूकोट्रीन्स होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, ब्रोंकोस्पाज्म के लिए, इंक्रीज द वेस्कुलर परमेबिलिटी। अब एक चीज यहाँ पर आप समझ लीजिए कि वेस्कुलर परमेबिलिटी यहाँ पे क्यों लिखा गया और ओडिमा क्यों बना, यहाँ पे ये आप एक चीज समझ लीजिए। देखिए आप देखिए यहाँ पर आपकी क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, मतलब इस सेल की मेम्ब्रेन है। यहाँ पर आपका मान लीजिए कि इनफ्लक्स है, मतलब इनसाइड द सेल है, यहाँ पर आउट ऑफ द सेल है। अब यहाँ से कोई चीज यहाँ पे जाएगी, अगर इसका पेनिट्रेशन कम होगा तो ये क्या करेगी, इन साइड में ज्यादा जाएगी, क्योंकि किशमिश को आपने देखा होगा
कि वहां पे क्या होती है, अपने मतलब उसको जितनी चाहिए नहीं होती उतना भी ज्यादा वो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब आप इसको भिगो कर रखते हैं। उसी प्रकार से ये जो परमेबिलिटी होगी इसको क्या कर देगा, डाउन कर देगा। अब जब इसकी डाउन परमेबिलिटी हो जाएगी तो हमारे ब्लड के अंदर आप जानते हैं कि स्नोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स, ल्यूको, ठीक है, ल्यूकोसाइड पाए जाते हैं। तो जब ये पेनिट्रेट करके हमारे इन्फ्लक्स में पड़ जाएंगे, मतलब ब्रोंकियल के सेल्स में चले जाएंगे, तो वहां पे क्या कर देंगे, ये कॉन्ट्रेक्शन करवा देंगे। और जब इसका मात्रा, जैसे आप यहाँ देखिए, जब यहाँ पे इसकी जो परमेबिलिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में वाटर भी होगा, ठीक है, और आंसर सब्सटेंसेस भी होंगे। वो क्या करेंगे, इससे जाकर यहाँ पे पेनिट्रेट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, एक बड़ी सी स्वेलिंग कर देंगे। उसी को बोलते हैं क्या, ओडिमा, ठीक है, ये बोलते हैं ओडिमा। तो जब ओडिमा हो जाएगी तो वहां पे सीधी सी बात है, एयरवे पैसेज में जैसे ही ओडिमा होगा तो सिंपल सी बात है कि आपका एयरवे पैसेज जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ल्यूकोट्रिन्स इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड इंक्रीज द म्यूकस सिक्रेशन, और ये म्यूकस के सिक्रेशन को भी ये क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, अगर इसकी जो मैंने आपकी जस्ट अभी बताया कि अगर इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो जो स्नोफिल्स और लिम्फोसाइट होगा वो ल्यूमन ऑफ द ब्रोंकाई के पास ज्यादा जाने लगेगा, और जब ज्यादा जाने लगेगा तो क्या जाएगा, हमारा अस्थमा कॉज हो जाएगा। तो अगर हम सिंपली अगर हम इस मतलब ल्यूकोट्रिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें, या हम इसके एंजाइम को, जो यहाँ पर हमारा फास्फोलाइपेज A2 या 5 लाइपोक्सिलेज एंजाइम है, इन्हीं को इनहिबिट कर दे तो हमारा ल्यूकोट्रिन बनेगा नहीं, और जब ल्यूकोट्रिन बनेगा तो ये सारी चीजें नहीं होगी। तो सिंपली ये काम कैसे करता है ये हम समझ लेते हैं। ल्यूकोट्रिन्स बना, ल्यूकोट्रिन जाकर के अपने सिस रिसेप्टर मतलब सिस्टिनिल रिसेप्टर से जाकर के बाइंड किया, बाइंड करने के बाद इसने क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो सारी चीजें मैंने अभी जस्ट आपको बताई, इसने क्या किया, ब्रोंकोकॉन्ट्रिक्शन मतलब अस्थमा कॉज कर दिया। अब जब ल्यूकोट्रिन्स इनहिबिटर होते हैं, देखिए ये दो टाइप के होंगे, एक होगा आपका एलटी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एक होगा आपका एलटी सिंथेसिस इनहिबिटर। क्या होंगे अभी आगे देखते हैं। तो जो ल्यूकोट्रिन्स इनहिबिटर होते हैं ये क्या करते हैं, एंटागोनाइज कर देते हैं इस रिसेप्टर को। अब जब इस रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देंगे तो यहाँ पर हमारी ड्रग आके बैठ जाएगी, और ये जो ल्यूकोट्रिन्स होगा इससे बाइंड नहीं कर पाएगा। जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो हमारा ये सारी ब्रोंकोकॉन्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक। तो हमारे यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलटी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसका मतलब क्या है कि जो ल्यूकोट्रिन्स को अपने रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए रोक दे। दूसरा आता है एलटी सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब जो आपका यहाँ पे 5 लॉक्स मतलब 5 लाइपोक्सिजेनेज एंजाइम है, इसी को इनहिबिट कर दे तो हमारा ल्यूकोट्रिन्स का बनेगा नहीं। तो सिंपली हम इसमें जो ल्यूकोट्रिन्स को रिसेप्टर से ना बाइंड कराते, मतलब उसको बाइंड कराने से रोकते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, ल्यूकोट्रिन्स के फॉर्मेशन को ही रोक देते हैं। एल्टी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में मोंटेल्यूकास एंड जेफेल्यूकास्ट बहुत ही पोटेंट ड्रग है, आपने मेडिकल स्टोर पे भी देखा होगा और आपने इसका यूज भी किया होगा। दूसरी ड्रग आती है सिंथेसिस इनहिबिटर, जिसमें आता है जिल्यूटन। इसका बेसिकली उतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इसका यूज किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इसका एडवर्स एक्शन होता है बहुत ही कम होता है, ठीक। अब बात आती है हमारी एल्टी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की। तो जैसे आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं कि ल्यूकोट्रिन्स आपका बन गया, ल्यूकोट्रिन जाकर रिसेप्टर से बाइंड करेगा तब क्या करेगा, ब्रोंकोकॉन्ट्रिक्शन। लेकिन हमने मोंटेल्यूकास्ट लिया, मोंटेल्यूकास्ट ने क्या किया, इसके साथ लड़ाई की। कॉम्पिटिटिव है ना भाई, दोनों में कंपटीशन होगा, भाई हम बाइंड करेंगे, भाई हम बाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे इनकॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव की बात आती तो सिंपली ये मोंटेल्यूकास्ट आकर के यहाँ पे बैठ जाता, मतलब यहाँ पे ये जो मोंटेल्यूकास्ट होता है वो ज्यादा ताकतवर होता। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों की पावर सेम होगी। तो ये क्या करेगा भाई, इससे हाथ गोड़ सब कुछ जोड़ेगा, नहीं मानेगा तो मुक्का मारेगा, नहीं मारेगा लात मारेगा, फिर गड़ासा लाके इसको बाल देगा, काट देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन क्या करेगा, इसको यहां से बाइंड नहीं होने देगा, ठीक। क्या करेगा, मोंटेल्यूकास्ट इसको यहां से बाइंड नहीं होने देगा। अब जब यहां से रिसेप्टर से मोंटेल्यूकास्ट बाइंड करेगा तो ल्यूकोट्रिन बाइंड नहीं कर पाएगा, तो आपका ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा, परमेबिलिटी भी घट जाएगी, स्नोफिल्स ल्यूकोट्रिन्स आपके ल्यूमन मेम्ब्रेन में नहीं जा पाएंगे, और जब ये सारी चीजें हमारे ल्यूमन मेम्ब्रेन में नहीं जा पाएंगे तो हमारा जो अस्थमा का अटैक आने वाला था वो भी हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें, जो मोंटेल्यूकास्ट है, ठीक है, इसका जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ओरल रूट से लिया जाता है। वायबिलिटी इसकी मोंटेल्यूकास्ट की 70%, जेफेल्यूकास्ट के 90% होती है। इसका मतलब क्या है कि जो जेफेल्यूकास्ट है वो ज्यादा पोटेंट, इसकी एफिकेसी जो हमारे बॉडी के ऊपर वो ज्यादा होगी। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है, और जिस एंजाइम की मदद से होता है वो होता है CYP2C9 होता है, ठीक, CYP2C9। हाफ लाइफ इसकी होती है 3 to 5 आवर होती है, ठीक है। और क्या होती है, जेफेल्यूकास्ट की 10 घंटे की हाफ लाइफ होती है। एलिमिनेशन इसका फीकल मटेरियल के द्वारा होता है, मतलब जो आप वेस्ट पदार्थ जाके खेत में निकाल आते हैं, ठीक। एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो ये जो ड्रग होती है सेफ ड्रग होती है, इसका एडवर्स एक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है। नॉर्मली हेडेक एंड डिस्पीसिया इसका नॉर्मली जो हमारा क्या होता है एडवर्स एक्शन होता है, ये देखा गया। अब यूजेस के बारे में बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साथ में दी जाती है कि इसमें अस्थमा के केसेस में
उसके बाद आता है एल्टी सिंथेसिस इनहिबिटर। तो हमारे जिलोटान ड्रग होती है, सिंपली क्या कहते हैं 5 लाइपोक्सिजेनेज पाथवे को ही क्या कर मतलब एंजाइम को ही ये इनहिबिट कर देंगे। अब जब इसको 5 लाइपोक्सिजेनेज को ही इनहिबिट कर देंगे तो आपका ल्यूकोट्रीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। आप सिंपली क्या बनाइए आर्किडोनिक एसिड पाथवे बनाइए, वहां पर आप 5 लाइपोक्सिजेनेज मतलब जो आपकी जो 5 लाइपोक्सिजेनेज एंजाइम है उसी को क्या करिए इनहिबिट कर दीजिए। सिंपली आपका बन जाएगा एल्टी सिंथेसिस इनहिबिटर मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो इसका एडमिशन ओरल रूट से लिया जाता है। इसका जो बायोबिलिटी एब्सोल्यूट पता नहीं है अभी किसी कितनी बायो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि जो हमारी जो ये सारी ड्रग होते हैं ल्यूकोट्रिन सेंटागोनिस्ट या मार्ट सेल स्टेबलाइजर जो ऑटोकाइट के ऊपर काम करती है, उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो तो एब्सोल्यूट भी नहीं पता है। मतलब जितने कुछ आप भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं कि एब्सोल्यूट, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, या कोई अदर मैकेनिज्म भी वहां पे भी काम कर सकता है। इसके लिए कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है ना हमारे पास और ना ही जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं ना उनके पास। ठीक है, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में होता है, हाफ लाइफ इसकी 2.5 घंटे की होती है, एलिमिनेशन इसका यूरिन में होता है। एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो हिपोटोटॉक्सिसिटी, जो इसमें क्या होता है कि आपका जो हिपेटिक मतलब जो लीवर होता है वो टॉक्सिक हो जाता है, जिसमें डिस्पेसिया। अब इसके थेराप्यूटिक जो इसके बारे में बात करें तो माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा में यूज किया जाता है और एस्पायरिन की वजह से होने वाले ब्रोंको स्पास में भी इसका यूज किया जाता है। अब जो इसमें हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग आती है वो आती है एंटी आईजीई एंटीबॉडी। इसमें जो ड्रग आती है उसका नाम क्या है ओमनिजुमैब। ठीक है, ये जो ड्रग होती है ये क्या करते हैं इम्यूनोग्लोबिन जो होता है आपका वो प्रोड्यूस करता है बीटा लिम्फोसाइट, और जो बीटा लिम्फोसाइट के ऊपर जो हमारी जो आईजीई रिसेप्टर होती है इसी को क्या करती है ब्लॉक कर देती है। सिंपली अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, इसकी वजह से कैसे हमारा अस्थमा कॉज होता है, तो आपका देख रहा है कि इम्यूनोग्लोबिन की सेल है जिसके अंदर क्या बनाया जाता है नेचुरल एंटीबॉडी पाया जा रहा है। ठीक, अब ये क्या करेगी बीटा लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगी, बीटा लिम्फोसाइट के पास हमारे क्या होंगे ये आईजीई रिसेप्टर होंगे। अब जब कोई एलर्जेंस आएगा या एंथ्राक्स आएगा या कोई भी हमारा सिंपली एंटीबॉडी आएगी तो यहां पर जाकर के बाइंड करेगी, और जब यहां पे बाइंड करेगी तो ये क्या कर देगा वेरियस इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर को रिलीज करेगा, जैसे कि हमने शुरुआती केज में देखा था। अब जब वहां पे मान लीजिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस हो गया या मेडिएटर या साइटोकाइनेस यहां पे बन गया, तो क्या करेंगे एयरवे को पैसेज को क्या कर देंगे नॉरो कर देंगे। इसका मतलब क्या करेंगे वो पतला कर देंगे। अब क्या हो जाएगा आपको एलर्जिक अस्थमा, क्योंकि आईजी की वजह से हो रहा है तो इसको बोलेंगे एलर्जिक अस्थमा। अब सिंपली अगर हम एंटी आईजीई एंटीबॉडी दे रहे हैं तो ये क्या करेंगे ये जो रिसेप्टर है इसी को क्या कर देंगे ये ब्लॉक कर देंगे। अब जब ब्लॉक कर देंगे तो एलर्जेंस आएंगे, इससे कॉन्टेक्ट नहीं बना पाएंगे और जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर देंगे इस एलर्जन को बाहर कर देंगे। तो सिंपली इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये इसी प्रकार से होता है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैंने आपको जस्ट अभी यहाँ पर समझाया वहीं पर लिखा हुआ है कि ओमनिजुलैब जो है वो इनहिबिट करती है किसका बाइंडिंग, किसकी बाइंडिंग को आईजी को उसके रिसेप्टर के साथ में, और प्रिवेंट करती है इन्फ्लामेशन को। एडवर्स एक्शन में इसकी स्वेलिंग एंड एरिथमा भी हो सकता है आपको। एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, इसका ओरल रूट से होता है। हाफ लाइफ इसकी जो होती है नियर अबाउट 2 आवर्स के करीब में, तो क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग होती है। मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और जो इसका एलिमिनेशन होता है वो फिकल मटेरियल एंड यूरिन दोनों के थ्रू में होता है। ठीक, उसके बाद इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका जो यूज किया जाता है मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा। देखिए यहाँ पे सीवियर अस्थमा, देखिए माइल्ड टू मॉडरेट अभी तक पढ़ रहे थे, अब मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा में इसका यूज किया जाता है। एंड रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ द अस्थमा अटैक, मतलब जो अस्थमा के अटैक आने के जो चांसेस रहते हैं उसको भी ये क्या करते हैं रिड्यूस करती है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अस्थमा आज होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में हम मिलेंगे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के साथ में, जिसका वहां पर आपका एक पूरा लेक्चर बनेगा। ठीक है, पहला जो यूनिट होगा वो 3 पार्ट में आएगा, पहला पार्ट आपको कल तक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट फार्मेसी। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियो।